क्वेश्चन नंबर 26, बिलो आर 4 स्टेटमेंट्स अबाउट एक्सेलरेशन विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. तो हमने नॉट करेक्ट वाली सेलेक्ट करनी है. एक्सेलरेशन ऑलवेज इन्वॉल्व्स चेंजिंग स्पीड. सो एक्सेलरेशन जो होती है वो चेंजिंग स्पीड को इन्वॉल्व करती है. यस, दिस इज करेक्ट. लेकिन वो चेंजिंग स्पीड नहीं, इट इन्वॉल्व्स चेंजिंग वेलोसिटी. लाइक अगर स्पीड चेंज नहीं हो रही, स्पीड में क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है. अगर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, सो भी एक्सेलरेशन में चेंज है. मतलब एक ऑब्जेक्ट 10 मतलब इंक्रीजिंग स्पीड से नीचे गिरा था, अब वो सेम इंक्रीजिंग स्पीड से ऊपर जा रहा है. इसका मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, एक्सेलरेशन का कांस्टेंट रहेगी, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी. सो इट मींस एक्सेलरेशन चेंज हो रही है. सो दिस इज रॉन्ग और ये करेक्ट आंसर है. चेंजिंग डायरेक्शन ऑलवेज इन्वॉल्व्स चेंजिंग एक्सेलरेशन. यस, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम ना. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो वेलोसिटी होती है ये होती है वेक्टर क्वांटिटी. सो इसमें डायरेक्शन चेंज होगी तो एक्सेलरेशन चेंज होगी. चेंजिंग स्पीड ऑलवेज इन्वॉल्व्स एक्सेलरेशन. यस, जब भी स्पीड चेंज होगी तो इसका मतलब एक्सेलरेशन चेंज होगी, लेकिन हर बार अगर एक्सेलरेशन चेंज हो रही है तो इसका मतलब नहीं है कि स्पीड ही चेंज हो रही हो, लेकिन हर बार स्पीड चेंज होगी तो एक्सेलरेशन चेंज होगी. सर्कुलर मोशन ऑलवेज इन्वॉल्व्स एक्सेलरेशन. दिस इज करेक्ट. क्यों? क्योंकि जब सर्कुलर मोशन होता है इस तरह से, क्या बनाते हैं लाइक दिस, कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहे, ठीक है, तो उसमें एक रिजल्टेंट फोर्स होती है टुवर्ड्स द सेंटर जो ऑब्जेक्ट को अपने पाथ में रखती है. एंड रिजल्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन एफ इज इक्वल्स टू एम. तो व्हेन देयर इज अ रिजल्टेंट फोर्स इसका मतलब एक्सेलरेशन भी है. सो ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट. ऑप्शन ए वाज रॉन्ग, तो हमने उसे सर्कल कर दिया. Question number 27. An object travels in a circular path at constant speed. Which statement about the object is correct? Okay, constant speed है, so it means के अच्छा सबसे पहले it has changing kinetic energy. Kinetic energy is equals to 1/2 into mass into velocity square. एक ही ऑब्जेक्ट है यानी mass तो constant है. अब velocity देख लेते हैं. Okay, so velocity कांस्टेंट स्पीड है, मींस की वेलोसिटी कांस्टेंट है, सो इट्स नॉट चेंजिंग. इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी को हम वो स्केलर क्वांटिटी है तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के एस्पेक्ट से देखते हैं, हम वेलोसिटी की डायरेक्शन पे नहीं जा रहे. सो इट मींस की काइनेटिक एनर्जी इज नॉट चेंजिंग, इट्स कांस्टेंट, क्योंकि स्पीड सेम है. जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का इट्स कांस्टेंट स्पीड. सो दिस इज रॉन्ग. अच्छा एक सेकंड. देन बी पार्ट, इट हैज चेंजिंग मोमेंटम. मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी. मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई बाय चेंज इन वेलोसिटी. मास तो कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है. सी दिस इज एन ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग इन अ सर्कुलर पाथ. जो वेलोसिटी होती है, हर टेंजेंट जो होती है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन बता रही होती है. तो एट एवरी पॉइंट, जो पूरी सर्कमफेरेंस का एवरी सिंगल पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रही है टेंजेंट की डायरेक्शन में, राइट. सो इसमें वेलोसिटी चेंज होगी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज होगी. और क्योंकि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो हम उसे डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों के एस्पेक्ट से देख रहे होते हैं. तो बेशक मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है वेलोसिटी की. सो इट मीन्स के मोमेंटम इज ऑल्सो चेंजिंग. सो ये गलत हो गया, दिस इज नॉट करेक्ट. देन इट हैज़ अ कांस्टेंट वेलोसिटी. ओके, कांस्टेंट वेलोसिटी तो नहीं है बिकॉज हाँ, चेंजिंग मोमेंटम दिस इज करेक्ट. कांस्टेंट वेलोसिटी क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, बेशक मैग्नीट्यूड सेम है. देन इट इज नॉट एक्सेलरेटिंग. एक्सेलरेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. तो वेलोसिटी जब चेंज होगी उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन चेंज हो रही है. सो इट मींस कि एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन चेंज हो रही है एंड एक्सेलरेशन इज चेंजिंग. सो इट मींस कि इट्स एक्सेलरेटिंग, नॉट एक्सेलरेटिंग वाली बात गलत हो गई. Then question number 28. On Earth, a ball is dropped and falls 2 meters in a vacuum. The acceleration of the ball at 1 meter is 10 meter per second square. In a vacuum, यानी वैक्यूम में क्या होता है, एयर प्रेजेंट नहीं है तो कोई फोर्सेस एक्ट नहीं करी होंगी, एयर रेजिस्टेंस वगैरह. तो हाँ, ये ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड. ठीक है, तो अब जहाँ भी जाएगी बॉल टॉप से लेकर बॉटम तक, उसकी एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल इज कांस्टेंट. ठीक है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट 0.5 मीटर पर सेकंड. जब 1 मीटर पे थी तो उसकी क्या थी एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो इट मीन्स कि कहीं भी गिरेगी उसकी एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल सेम रहेगी बिकॉज ये एक वैक्यूम है. Question number 29. A skydiver reaches a terminal velocity. Then he opens his parachute. What happens to the skydiver as the parachute opens? Okay. जब पैराशूट एकदम से ओपन हुआ तो एक अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट होती है. ठीक है, तो उसकी जो एक्सेलरेशन होती है ना वो अपवर्ड हो जाती है, मतलब डायरेक्शन चेंज होती है, हल्की सी फोर्स लगती है जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी ऊपर चली जाती है. सो व्हाट हैपेंस, तो देयर इज अ डिक्रीज इन वेट. वेट चेंज हो ही नहीं सकता क्योंकि ग्रेविटी सेम है एंड मास उसका कांस्टेंट ही रह रहा है. देन देयर इज अ एक्सेलरेशन अपवर्ड्स. यस, थोड़ी सी एक्सेलरेशन होती है, हल्की सी अपवर्ड्स. दिस इज करेक्ट. देन देयर इज एन इंक्रीज इन स्पीड. इंक्रीज नहीं है, पैराशूट ओपन किया तो डिक्रीज है, मतलब कांस्टेंट स्पीड होती है ना, उस टाइम टर्मिनल वेलोसिटी है, वो बल्कि टर्मिनल वेलोसिटी है. सो स्पीड इज कांस्टेंट. देयर इज मूवमेंट अपवर्ड्स. एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है अपवर्ड्स, मूवमेंट नहीं है. सो दिस इज रॉन्ग. बी वाज करेक्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 30. A boat is traveling at a steady speed in straight line across the surface of a lake. Which statement about the boat is correct? Constant speed है and straight line में move कर रहा है. Okay. The resultant force on the boat is in the direction of motion. Resultant force. Okay. Resultant force. Okay, बाकी देख लेते हैं. The resultant force of the boat is in the opposite direction to its motion. Opposite direction में resultant force नहीं होती. Okay, constant speed है ना, constant speed में there is no resultant force, zero होनी चाहिए. The resultant force of the boat is in the direction of motion. ये तब होता है जब वो forward move करी होती है increasing speed से. So this is wrong. Opposite direction मतलब जब वो reverse direction में move करी होती है, vertically downwards नहीं, क्योंकि वो अंदर sink नहीं करी. Then last one is the resultant force of the boat is zero. Yes, जब constant speed पे यानी steady speed means constant speed. जब constant speed पे होता है ऑब्जेक्ट या रेस्ट पे होता है तो उसमें resultant force zero होती है. So option D is correct. Then question number 31. 4 balls with different masses are dropped from the height. Different masses, ठीक है, ये height शो की हुई है. Air resistance में भी ignored, इसका मतलब हम vacuum वाला ले रहे हैं. Okay. Which ball has the smallest average speed? अब इसमें हम कौन सा formula यूज़ करते हैं? GPE is equals to K, यानी gravitational potential energy is equals to kinetic energy. So इसमें formula क्या होता है? mgh is equals to 1/2 mv square. दोनों साइड पे मैस है, कैंसिल आउट हो गया. अब मेरे पास क्या बचा? gh is equals to 1/2 v square. 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो 2gh is equals to velocity square. वेलोसिटी मुझे कैलकुलेट करनी है ना, स्पीड मुझे मैग्नीट्यूड देखना है क्योंकि डायरेक्शन तो सेम है ना, डाउनवर्ड सबकी. तो मैं क्या करूँगी, अंडर रूट लेंगी ऑन बोथ साइड. मेरे पास क्या फॉर्मूला है? v is equals to अंडर रूट
2gh। ओके, सो अब इनका डायरेक्ट जो रिलेशन है वो क्या बन रहा है, v इज डायरेक्टली रिलेटेड टू अंडर रूट h। ठीक है, मैं हाइट के साथ रिलेशन देख रही हूँ। सो इट मीन्स कि वेलोसिटी किसकी ज़्यादा होगी, जिसकी हाँ जिसकी हाइट ज़्यादा होगी। अब उन्होंने किसकी बात की, वेलोसिटी सबसे कम किसकी होगी, जिसकी हाइट सबसे कम होगी। हम मैथ्स के ऊपर जाएंगे क्योंकि मैथ्स का इफेक्ट कैंसिल आउट हो चुका है, राइट। सो अब इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा, इसका डिस्टेंस सबसे ज़्यादा कम है। सो इट मीन्स कि इसकी जो वेलोसिटी होगी वो सबसे ज़्यादा कम होगी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब मैं इसे करके दिखा देती हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है द पेज। ओके, सो फॉर्मूला क्या बना था, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh, राइट। अब मैं एक एक हाइट के साथ ट्राई कर लेती हूँ कि क्या वेलोसिटी आ रही है। फर्स्ट वाले के साथ v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 इंटू ग्रेविटी, मैं 10 ले रही हूँ, 9.8 चलो ले लेते हैं, एक ही बात है, इंटू हाइट कितनी है मेरे पास 1। सो दिस विल बी v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 इंटू 9.8 हो गया सीधा सीधा 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 9.8 इज 2 इंटू 9.8 इज अंडर रूट 19.6 एंड अंडर रूट ऑफ 19.6 इज ये आ गया 4.4। सो यहाँ पे कितनी स्पीड आई, 4.4 मीटर पर सेकंड, यानी वेलोसिटी आ गई। ओके, ये नंबर 1 हो गया। देन नंबर 2 हम कैलकुलेट करते हैं, अगेन v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh, राइट। सो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 इंटू g कितनी 9.8 इंटू हाइट इज 2। सो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इज 4, देन 4 इंटू 9.8 दिस इज 39.2। सो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 39.2। सो अंडर रूट ऑफ 39.2 इज 6.26। इसको मैं ले लेती हूँ 6.32 वन डेसिमल प्लेस, तो ये हो जाएगा 6.3 मीटर पर सेकंड। ये मेरे पास वैल्यू नंबर 2 आ गई। देन थर्ड वैल्यू कैलकुलेट करनी है, v इज इक्वल्स टू अगेन अंडर रूट 2gh। सही है, तो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 इंटू 9.8 इंटू h की वैल्यू कितनी थी 3 आ गई। वैसे हम देखें कि एक इंक्रीज आ रहा है सब में, तो इसका मतलब ऐसे ऐसे इंक्रीज ही जाएगा, लेकिन मैं फिर भी एक एक ट्राई करेंगे। अंडर रूट 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 9.8, सो ये हो जाएगा अंडर रूट 58.8 एंड अंडर रूट ऑफ 58.8 कर लेती हूँ। अंडर रूट 58.8 इज 7.668 आ रहा है, तो इसको 7.7 ले लूँगी, टू वन डेसिमल प्लेस हो जाएगा 7.7 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब ये मेरे पास वैल्यू नंबर 3 आ गई। अब वैल्यू नंबर 4 लास्ट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जहाँ मेरे पास हाइट कितनी है 4। सो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 इंटू 9.8 इंटू 4, 2 4 ज़ा 8, 8 इंटू 9.8 करेंगे, 8 इंटू 9.8 दिस इज अंडर रूट 78.4। अंडर रूट 78.4 की वैल्यू दिस इज ये 8.85, तो इसको मैं 8.9 कर लेती हूँ। दिस इज 8.9 मीटर पर सेकंड मेरे पास फोर्थ वैल्यू। इसमें से अब मेरे पास कौन सी चार वैल्यूज आएंगे, 4.4, देन 6.3, देन 7.7, देन 8.9, और चारों किसमें मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड एंड मीटर पर सेकंड। इनमें से जो ये वाली वैल्यू है, इधर मेरे पास डिस्टेंस कितना था, हाइट थी 1 मीटर, यहाँ कितनी थी 2 मीटर, देन ओवर हियर आई हैड 3 मीटर्स एंड यहाँ पे 4 मीटर्स। अब मैं देख सकती हूँ क्या रिलेशन है, कम 1 मीटर पे ये 2 मीटर पे और इंक्रीज हुई 3 मीटर। जैसे जैसे हाइट इंक्रीज हो रही है मेरे पास वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। सो स्मॉलर दी हाइट स्मॉलर दी एवरेज स्पीड। सो ओके, सो ए इज करेक्ट बिकॉज ये यहाँ पे स्मॉलेस्ट हाइट है, सो एवरेज स्पीड विल बी द स्मॉलेस्ट। Question number 32. A student determines the average speed of a bubble rising through a liquid at constant speed. When the student starts the stopwatch, the bubble is at position P. After 2 seconds, the bubble is at position Q. यहाँ पे था stopwatch स्टार्ट करने से पहले 2 सेकंड बाद जब उसने पॉज की stopwatch, तो वो यहाँ तक रीच कर गया। तो what is the speed of the bubble between the distance P and Q? P and Q क्या है, डिस्टेंस एक स्केल है, ये जो कवर कर रहा है डिस्टेंस, ठीक है। तो उन्होंने स्पीड कैलकुलेट करनी, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। टाइम हमें 2 सेकंड्स पता है। डिस्टेंस में किस तरह से कैलकुलेट करूँगी, मैक्सिमम डिस्टेंस जो उसने कवर किया है, जहाँ से मतलब जो इन दो वैल्यूज़ के बीच में डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस जो उसने कवर किया, ठीक है। सो दिस इज 26.4 नहीं 25.6, क्योंकि हम छोटी वाली से रीड करना स्टार्ट करते हैं। दिस इज 25.6 सॉरी, सो 25.6 माइनस ये वैल्यू क्या है 19.6, सो 19.6 25.6 माइनस 19.6 इज 6/2 नहीं 6/2 नहीं है, आई नीड टू रीड दिस अगेन, ये है 25.6, मुझे मैं कहाँ से रीड करूँ, यहाँ से रीड करूँ, 18.4 सॉरी, तो अच्छे से रीड करना होता है, जैसे मैं करी वैसे बिल्कुल भी नहीं। 18.4 हम स्मॉलर से रीड करना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे मैंने 25.6 किया, तो यहाँ से 18.4। ओके, सो ये मैं कैलकुलेटर से करती हूँ, 25.6 माइनस 18.4 दिस इज क्या हुआ 25.6 माइनस 18.4, ये आ गया 7.2। सो 7.2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 3.5/2 दिस इज 3.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो यानी 3.7 मतलब ये 8.3 है ना, हाँ। सो इस हिसाब से हाँ 8.4 यानी 8.3 से 3.7 आ रहा है। सो द आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, हाँ बी करेक्ट है। एन आइस क्रिस्टल फॉल्स वर्टिकली फ्रॉम अ क्लाउड, व्हाट हैपेंस टू द एक्सेलरेशन ऑफ द आइस क्रिस्टल एज इट फॉल्स। अब उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने अब उसको इग्नोर करना है, सॉरी क्या होती है वेट, उसको एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करना है, वैक्यूम वाला सिनेरियो लेना है, वो कुछ भी नहीं है। अब हमने एक्चुअल लेना है, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, जब फ्री फॉल होती है वो डिक्रीज हो रही होती है, ओके, एट एवरी पॉइंट, क्योंकि जो एयर रेजिस्टेंस होता है वो उसके इफेक्ट ऑफ वेट को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक है, अंटिल टर्मिनल वेलोसिटी जहाँ एक्सेलरेशन 0 हो जाती है, सो इट डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ द एयर रेजिस्टेंस। कैसे होता है, सबसे पहले क्या होता है कि वेट इज ग्रेटर देन एयर रेजिस्टेंस, आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो बॉडी नीचे गिर रही होती है। अब ये तो क्लाउड की बात, सॉरी क्रिस्टल की बात करें, जैसे जैसे वो गिर रहा है एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज होकर उसके वेट के इफेक्ट को कैंसिल आउट करिए अंटिल इट बिकम्स कांस्टेंट। कांस्टेंट कहाँ पे बनी, टर्मिनल वेलोसिटी पे, और फिर हाँ बस उसके बाद वो गिर रहा होता है इस तरह से, ठीक है। सो it decreases because of air resistance, yes is correct. It decreases because of the gravity तो constant है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो उसकी वजह से कोई इफेक्ट नहीं आता। इट इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ द एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टिव फोर्स है, वो उसके मोशन को रेजिस्ट करती है, यानी वो नीचे आना चाह रहा है वो उसको ऊपर लेके जा रही है, ठीक है। तो वो उसकी जो नेट फोर्स होता है उसको डिक्रीज करवाती है, सो दिस इज रॉन्ग, वो इंक्रीज नहीं डिक्रीज करती, इट इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ ग्रेविटी का अगेन कोई इफेक्ट नहीं होता, इट्स कांस्टेंट। सो ऑप्शन डी इज ऑल्सो रॉन्ग एंड ऑप्शन ए वाज करेक्ट।
Now next question. The diagram shows the speed time graph for a toy car traveling in a straight line. Okay, ये इसका speed time graph है. What is the acceleration of the car during the first 2 seconds and what is the total distance that it travels? क्योंकि एक speed time graph है तो इसका जो area under the graph होता है वो हमें वो देता है क्या कहते हैं distance travel और जो gradient होता है वो हमें acceleration देता है. So अब मैंने किसमें देखा है during the first 2 seconds. first 2 seconds बस मुझे इस region को देखना है, ये region मुझे देखना ही नहीं. सबसे पहले मैं ये area under the graph है ये calculate किस तरह से करूँगी, मुझे इस triangle का area चाहिए क्योंकि triangle ऐसी shape है. So area is equals to 1/2 into base into height. Okay, so 1/2 into base कितनी है ये फ्रॉम 0 to 2, so 2 into height कितनी है 0 to 4 4, so हो गई 1/2 into 8, yes 1/2 into 8 4 जाएगी, so 4, so डिस्टेंस आ जाएगा. ओ सॉरी ओके, इन्होंने एक्सेलरेशन फर्स्ट 2 सेकंड से मांगी और टोटल डिस्टेंस, उसमें मुझे ये ट्रायंगल भी कंसीडर करना है, लेकिन मैं दोनों के लिए इंडिविजुअली एरिया कैलकुलेट करूँगी ना. पहले एरिया ऑफ T1 कर लेते हैं इसको ट्रायंगल 1 के लिए, ठीक है. तो ये आ गया 4 मीटर्स. दूसरे का एरिया कैलकुलेट करते हैं, एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट अगेन, ठीक है. इसकी बेस कितनी है 5 - 2 3 और इसकी हाइट सेम है, सो इसका एरिया आ जाएगा 1/2 इंटू 3 इंटू हाइट इज 4, सो 1/2 इंटू 12, 3 4 12 सही है. तो ये 1 जार 6 जार, तो इधर मेरे पास कितना आ गया डिस्टेंस 6 मीटर्स. अब टोटल कितना हो गया डिस्टेंस 4 + 6 इज इक्वल्स टू 10 मीटर्स. टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 10 मीटर्स. 20 वाली ऑप्शंस कैंसिल आउट हो गए, यानी बी एंड डी आर नॉट पॉसिबल. अब मैं एक्सेलरेशन कैलकुलेट करूँगी किसने में, सिर्फ ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 सेकंड्स. तो अब मैं करती हूँ, उसके लिए मैंने ग्रेडियंट कैलकुलेट करना होता है. तो मैं कोई से 2 पॉइंट्स ले लेती हूँ. मैं ये वाला पॉइंट अगर ले लूँ थोड़ा अनइवन हो जाएगा, मैं बस पूरा ये ले लेती हूँ. एक ये हो गया 40 and 20 वाला, और एक मैं 0 0 ले लेती हूँ. 4 and 2 वाला सॉरी, एंड एक 0 0. सो लेट्स ट्राई, यहाँ पे कर लेते हैं. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ग्रेडियंट, ग्रेडियंट इज y2 - y1 ओवर x2 - x1. सो y2 is 4 and y1 is 0, फिर x2 is 2 - x1 is 0. सो ये हो जाएगा 4/2, 4/2 is 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो एक्सेलरेशन कितनी आ गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड इट्स ऑप्शन सी. Then question number 35. When does an object falling vertically through the air reach terminal velocity? So terminal velocity पे क्या होता है, air resistance becomes equal to the weight of the object. So yeah, when the acceleration of the object becomes negative, negative नहीं होती, acceleration 0 हो जाती है. When the acceleration of the object is equal to gravity, gravity पे कब equal होती है जब air resistance होती नहीं है vacuum वाले केस में. When the air resistance equals the weight, yes, air resistance equals the weight, this is correct. Net force 0 होती है, so acceleration 0 है. When the air resistance is greater than the weight, तो नहीं है, this is wrong. Option C is correct. Then question number 36. A sprinter runs 100-meter race in a straight line. The table shows how his speed changes for the first 5 seconds. Okay, ये change आ रहा है, ये change आ रहा है, ये change आ रहा है. What is the average acceleration of the sprinter between 2 and 3 seconds? 2 second की value 3 second. Average acceleration क्या होती है? Acceleration is the rate of change of velocity. सही है, तो ये speed का change आ रहा है और direction तो same है ना, forward direction, तो ये velocity हम ले सकते हैं in forward direction. So acceleration is the rate of change of speed, change in speed per unit time. So change क्या आ रहा है 5.7 minus 4.1 divided by time कितना है 3 minus 2. So 5.7 minus 4.1 is 1.6, minus 2 is 1. Acceleration कितनी है 1.6 meter per second square, and it's option A. Question number 37. The gravitational field strength on the earth is greater than the gravitational field strength on moon. Earth पे ज़्यादा है, moon पे कम है. Okay. The earth has an atmosphere but moon does not. Earth पे atmosphere है means कि air present है, moon में नहीं है, यानी vacuum कह लेते हैं, right? So which speed time graph represents the motion of a light ball dropped from a greater height near the surface of the earth and near the surface of moon? ओके जब हम मून पे ड्रॉप करेंगे तो इसका मतलब होगा कि स्पीड में कांस्टेंट इंक्रीज आ रहा है, क्योंकि उधर कोई चीज़ नहीं है जो मतलब कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है जो उसके मोशन को रेजिस्ट कर पास के रोक सके. ठीक है, तो मून पे सीधी बात है कि कांस्टेंट मोशन होना चाहिए. ये नहीं हो सकता. यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्पीड डिक्रीज हो रही है टाइम, दिस इज रॉन्ग. यहाँ कांस्टेंट है, ये हो सकता है, यहाँ भी कांस्टेंट है, ये हो सकता है, मून की यहाँ भी कांस्टेंट है. ठीक है, अब हम बाकी चीज़ें चेक कर लेते हैं अर्थ के लिए. ओके, अर्थ पे क्या होगा मोशन, एक तो उसकी हाँ अर्थ की जो है ग्रेविटेशनल फील्ड ज़्यादा है. ओके, सो इट मीन्स कि अर्थ पे जो मोशन होगा वो ज़्यादा होगा मून वाले से. ओके, अच्छा इसमें इन्होंने ज़्यादा दिखाया है, लेकिन दिस वाज रॉन्ग क्योंकि मून का मोशन रॉन्ग था. यहाँ पे उन्होंने दिखाया कि मून में स्पीड ज़्यादा है, सो दिस इज रॉन्ग. अर्थ पे स्पीड ज़्यादा होगी. सो या तो ऑप्शन सी अब करेक्ट है या डी. अब हमें क्योंकि अर्थ पे एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, इट मीन्स कि इनिशियली तो उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है ऑब्जेक्ट की. ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब एयर रेजिस्टेंस उसके वेट को न्यूट्रलाइज करिए, मतलब उसके वेट के इक्वल आना चाह रही है, उसके वेट का जो इफेक्ट है उसे कैंसिल आउट करिए नेट फोर्स 0 लाने के लिए. इट मीन्स उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है. देखें इनिशियली इट वाज इंक्रीजिंग, देन इट स्टार्टेड टू डिक्रीज, और ये जो पॉइंट जहाँ पे वो कांस्टेंट हो गई स्पीड क्या है टर्मिनल वेलोसिटी. ओके, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. यहाँ पे क्या हो रहा था, इन्होंने दिखाया स्पीड इज कांस्टेंट, सो दिस इज रॉन्ग. नाउ क्वेश्चन नंबर 38. A runner runs 300 meters at an average speed of 3 meter per second. She then runs another 300 meters at an average speed of 6 meter per second. What is her average speed for the total distance of 600 meters? Okay, so average speed होता है total distance नहीं average speed. हाँ ओके, उन्होंने दोनों स्पीड्स दी हैं, हमने उन्हें ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना, बिकॉज एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला होता है टोटल वो डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम. टाइम हमें नहीं गिवन, तो हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते. ओके, हम जब किसी चीज़ की एवरेज लेते हैं तो हम उन्हें ऐड करके डिवाइड बाय जो टोटल नंबर होता है वैल्यूज का वो करते हैं. सो एवरेज इज इक्वल्स टू 2v/2 कहते हैं सम ऑफ वीज, यानी v + v/2, ये कर सकते हैं. सो सम ऑफ v क्या है, पहली स्पीड ये है, दूसरी स्पीड ये है, 3 + 6 डिवाइडेड बाय 2. 3 + 6 इज 9, 9 डिवाइड बाय 2 इज 4.5 मीटर पर सेकंड. तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई 4.5 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी.
Question number 39. The diagram shows the vertical forces acting on a ball as it falls vertically through the air. The ball does not reach terminal velocity. यानी इसका एयर रेजिस्टेंस इतनी नहीं थी कि वो उसके वेट के इफेक्ट को कैंसिल आउट करके नेट फोर्स जीरो ले. सी एयर रेजिस्टेंस का एरो इसलिए छोटा है क्योंकि वो कम है, वेट ज़्यादा है. Which row describes what happens to the resultant force on the ball and what happens to the acceleration of the ball as it falls through the air. रिजल्टेंट फोर्स जो है क्योंकि एयर रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है तो इसका मतलब उसके इफेक्ट को कैंसिल आउट तो कर रही है लेकिन मतलब पूरी तरह नहीं कर पा रही, डिक्रीज कर रही है. सो इट मीन्स कि नेट फोर्स जो है रिजल्टेंट फोर्स वो डिक्रीज हो रही है, जीरो नहीं हो रही. ठीक है, सो रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीजेस. और एक्सेलरेशन क्या होगा, जैसे जैसे नेट फोर्स, ओके हम रिलेशन देखें, F इक्वल्स टू m, राइट. सो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a व्हेन फोर्स डिक्रीजेस. रिजल्टेंट फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीजेस, एक्सेलरेशन आल्सो डिक्रीजेस. ये भी कह सकते हैं. दूसरा हम ये कह सकते हैं कि जब रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज हो रही है, ओके, सो उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है. जैसे जैसे एयर रेजिस्टेंस उसके मोशन को रेजिस्ट कर रही है, ठीक है, उसका डाउनवर्ड मोशन था वो रेजिस्ट हो रहा है, उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है. व्हेन स्पीड डिक्रीजेस एक्सेलरेशन आल्सो डिक्रीजेस बिकॉज स्पीड एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड पर यूनिट टाइम. तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीज होगी दोनों केसेस में. Question number 40. The speed time graph shows the motion of a car. At which time is its acceleration greatest? Acceleration कहाँ greatest होगी, जहाँ ग्राफ स्टीपेस्ट होगा. So यहाँ पे हमारे पास स्टीपेस्ट ग्राफ है. ओके, ये वाले जो 2 पॉइंट्स हैं, अच्छा पहले ए यहाँ तक तो बहुत गंदा सा लग रहा है, मतलब बहुत कम उसकी क्या है स्लोप है, इधर भी बहुत कम स्लोप है. ठीक है, तो ये मैं कैंसिल आउट कर रही हूँ. अब ये जो बी वाला रीजन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टीप है, यहाँ पे इतना सा स्टीप है, तो ये कैंसिल आउट करके बी इज करेक्ट. यहाँ पे ये स्लोप है, यहाँ पे ऑलमोस्ट नो स्लोप, सो बी इज करेक्ट. जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्लोप होगी वो हमारे पास सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन वाला रीजन होगा बिकॉज जो स्पीड टाइम का ग्रेडियंट होता है वो हमें एक्सेलरेशन देता है. क्वेश्चन नंबर 41. A car is moving along a straight level road with a constant acceleration. Constant acceleration, ठीक है. Which graph shows the motion of the car? अब constant acceleration कहाँ होती है, जहाँ हमारे पास स्पीड में constant increase आ रहा होता है. Constant increase, yes. So which graph shows the motion of the car? Okay, distance time वाली तो मैं ऑप्शंस कैंसिल आउट करी इधर. इसका मतलब यहाँ स्पीड भी जीरो है, स्पीड हमें जीरो नहीं चाहिए होती. ओके, और डिस्टेंस टाइम यहाँ पे मतलब स्पीड कांस्टेंट, अगर स्पीड कांस्टेंट होगी तो उसका स्पीड टाइम ग्राफ ऐसे बनेगा. ओके, एंड इट मींस कि एक्सेलरेशन है जीरो. सो अगेन दिस इज रॉन्ग. स्पीड टाइम ग्राफ में ये जो है यहाँ पे स्लोप, हम स्पीड टाइम ग्राफ की स्लोप देखते हैं जिससे हमें एक्सेलरेशन मिलती है. यहाँ पे स्लोप क्या है, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल, सो इट मींस कि जीरो स्लोप है, जीरो एक्सेलरेशन. यहाँ पे क्या है कि स्पीड कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है, सो इट मींस एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट. इन केस हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ चारों दिए हुए होते तो उसमें मेरे पास कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ कौन सा बनता. स्पीड टाइम ग्राफ ये बन रहा है ना, तो इसको मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करना चाह रही हूँ, यानी स्पीड मेरे पास कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो. सो वो क्या होगा, इस तरह वाला मीन्स के स्पीड इज कांस्टेंट. ये मुझे इस तरह से इंक्रीज दिखाना है, व्हिच मीन्स के कांस्टेंट इंक्रीज आ रहा है, तो ये मुझे शो करेगी कांस्टेंट एक्सेलरेशन व्हेन दिस इज अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ. ओके, क्वेश्चन नंबर 42. An athlete runs at a speed of 8 meter per second for 10 seconds and then a speed of 6 meter per second for 12 seconds. Which calculation gives the average speed of the athlete? Okay, average speed इस केस में क्या होगी, क्योंकि इन्होंने हमें ऑलरेडी दोनों स्पीड्स दी हुई हैं, तो हम उन दोनों स्पीड्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे. ना कि अगर डिस्टेंस होता तो हम अगर डिस्टेंस होता तो हम कर लेते कि हम डिस्टेंस ओवर टाइम करके और फिर दोनों की वो करते, मतलब टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम करके दोनों डिस्टेंसेस ऐड करके डिवाइड बाय दोनों टाइम्स. लेकिन अब हमें ये ओके, लेकिन इसमें क्या है कि इन्होंने कांस्टेंट टाइम के लिए नहीं किया हुआ. 8 मीटर पर सेकंड फॉर 10 सेकंड्स एंड देन अ स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकंड फॉर 12 सेकंड्स. अब मैं क्या करूँगी, पहले मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है ताकि मुझे पता चल जाए इक्वल. अगर हम इक्वल टाइम वाला लेते हैं ना उसमें हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे टाइम डिफरेंट है ना, तो पहले मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करूँगी. इट मीन्स कि वो मुझे वैल्यू मिली. ओके, सो पहले स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम. सो स्पीड मेरे पास 8 है, इज इक्वल टू 8 ओवर टाइम कितना था, 10 था. सो 8 इंटू 10 इज इक्वल टू डिस्टेंस. ओके, सो मेरे पास डिस्टेंस आ गया 80 मीटर. दूसरे का डिस्टेंस मेरे पास आएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, से इसकी स्पीड है 60 डिवाइडेड बाय टाइम क्या है 12. सो 6 इंटू 12 फिगर्स यहाँ पे मुझे 6 इंटू 12 इज 72. सो डिस्टेंस इज इक्वल टू 72 मीटर्स. ओके, अब क्या होगा, डिस्टेंस दोनों आ गए. अब मैं कर सकती हूँ कि टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम. सो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस हो गया ये प्लस ये. सो 80 प्लस 72 डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना है, पहले 10 सेकंड फिर 12 सेकंड. सो 10 प्लस 12 दिस इज इक्वल्स टू 80 प्लस 72 इज 152 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 12 इज 22. सो ये आंसर आ जाएगा 152 डिवाइड बाय 22 इज 6.91 मीटर पर सेकंड. मेरे पास एवरेज स्पीड आ गया. अब अच्छा इन्होंने जो हमें ये दी है एवरेज स्पीड वाला, इसमें वही है जो मैं करना चाह रही थी गलती से, लेकिन दिस इज रॉन्ग क्योंकि हमारे पास टाइम इंटरवल्स डिफरेंट थे. यहाँ पे इन्होंने वही किया हुआ जो मैंने भी किया सी 6 इंटू 12, पहले डिस्टेंस कैलकुलेट किया, फिर ये वाला 8 इंटू 12 और डिवाइड बाय 22 क्या था टोटल टाइम. सो दिस इज करेक्ट. यहाँ पे इन्होंने डिवाइड वाला किया हुआ, दीस टू ऑप्शंस आर रॉन्ग एंड ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 43. अ बॉल इज ड्रॉप्ड इन एन इवैक्यूएटेड ट्यूब. इवैक्यूएटेड मींस उसमें से एयर को इवैक्यूएट कर दिया एंड उसके अंदर वैक्यूम है. A series of photographs is taken at equal time intervals from the time of release. Okay, another ball of the same size but twice the mass is also dropped. मैंने बताया था कि जब हम ये वाला कर रहे होते हैं तो उसमें मैस का इफेक्ट नहीं देखते. Which diagram shows the motion of the heavier ball? क्योंकि ये वैक्यूम है तो मैंने बताया था उसका मैस 10 kg हो या फिर 0.01 ग्राम्स. उनका मोशन बिल्कुल सेम होगा क्योंकि हाइट सेम है ना, सेम हाइट से ड्रॉप किया हुआ है. सो ओके, सो इसका मोशन ये था. ओके, एंड तो इसका ये वाला सेम मोशन है. मैं लाइन ड्रॉप कर देखूँ, ये सेम लेवल, अगेन सेम लेवल, ये दोबारा सेम लेवल, सेम लेवल, सेम लेवल. सो ऑप्शन 20 करेक्ट. यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो दिखा रहे हैं स्पीड इंक्रीज कम रेट पे हो रही है. दिस रॉन्ग. यहाँ पे ज़्यादा रेट पे हो रही है, यहाँ पे स्पीड चेंज हो रही है. टर्मिनल वेलोसिटी वाली कंडीशन है, सेम गैप सेम चेंज आ रहा है वेलोसिटी में. सो दिस इज रॉन्ग. ये कॉन्स्टेंट स्पीड शो करे. तो हमारे पास जब वैक्यूम में होता है, सो कोई भी मैच हो इट डजंट मैटर, सेम हाइट से ड्रॉप हो रहा है तो सेम इफेक्ट होगा, मतलब हाँ सेम मोशन होगा. क्वेश्चन नंबर 44. A boy runs 400 meters at an average speed of 4 meter per second. He runs the first 200 meters in 40 seconds. How long does he take to run the second 200 meters? तो एवरेज स्पीड हम कैलकुलेट करेंगे और वो यूज़ कर सकते हैं. सो पहली वाली के लिए वो कितना टाइम लेता है हमें वो कैलकुलेट करना है. बॉय रन्स 400 मीटर्स एट एन एवरेज स्पीड. ओके, सो ये टोटल डिस्टेंस है और टोटल टाइम 200 मीटर वाले. हाँ, पहले वाले का टाइम दे दिया. मैं इसका पूरा टोटल मैं बताती हूँ, मुझे समझ में आया बताना, लेकिन मैं बताती हूँ. ओके, सो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम ना.
सो मेरे पास एवरेज स्पीड कितनी है, एवरेज स्पीड इज 4. सो 4 इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना है, 4 मतलब 400 मीटर्स डिवाइड बाय टाइम मुझे कैलकुलेट करना है टोटल जर्नी का, इन्होंने फर्स्ट 200 का बताया. सो डिवाइड बाय टी, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी, हो जाएगा 4t इज इक्वल टू 400, t इज इक्वल टू 400 डिवाइड बाय 4. सो t इज इक्वल टू 100 सेकंड्स. यानी टोटल टाइम जो था जर्नी का वो कितना था 100 सेकंड. अब जो मेरे पास पहली आधी जर्नी का टाइम था 40 सेकंड्स था, वो पूछ रहा है बाकी वाली का कितना हो जाएगा. डेफिनेटली 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 60 सेकंड्स. सो इट टेक्स 60 seconds to run the second 200 meters. Option A. Question number 45. The velocity of an object increases from 30 meter per second to 50 meter per second in 55 seconds. What is the average acceleration? Acceleration is the change in velocity per unit time. Change in velocity क्या है 50 माइनस 30, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम ना. फाइनल 50 हो गई क्योंकि वो बाद में हुई है एंड उससे पहले इनिशियली यू जो था वो 30 मीटर पर सेकंड थी. सो डिवाइड बाय टाइम इज 5. सो ये हो जाएगा 50 माइनस 30 इज 20 डिवाइड बाय 5. 20 डिवाइड बाय 5 इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो 45 का आंसर है सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ स्मॉल लाइट बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग. लाइट हो या हैवी हो उससे फर्क नहीं पड़ता. विच ग्राफ शोज हाउ द स्पीड ऑफ द बॉल चेंजेस विद टाइम. तो सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या होगा, स्पीड इंक्रीज हो रही होती है क्योंकि वेट इज ग्रेटर देन एयर रेजिस्टेंस. तो नेट फोर्स ज़्यादा है. आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी जो बॉल के ऊपर एक्ट करी है, तो वो क्या कर देगी, वेट के इफेक्ट को कैंसिल आउट करके इक्वल हो जाएगी. वेट विल बी इक्वल टू एयर रेजिस्टेंस. इसका क्या मतलब वो नेट फोर्स 0 आ गई. फॉर एग्जाम्पल अगर वेट 200 न्यूटन था, एयर रेजिस्टेंस इक्वल होगी 200 न्यूटन हो गई. सो नेट इफेक्ट क्या आया 200 न्यूटन माइनस 200 न्यूटन इज इक्वल टू 0 न्यूटन. चाहिए तो 0 न्यूटन फोर्स हो गई. अब एफ इज इक्वल टू एम ए. सो ये रिजल्टेंट फोर्स होती है, जब रिजल्टेंट फोर्स है 0 तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या इज ऑल्सो 0. 0 एक्सेलरेशन मीन्स के स्पीड टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, यानी 0 ग्रेडियंट. तो सबसे पहले हमारे पास स्पीड इंक्रीज हो रही है, उसके बाद स्पीड कांस्टेंट हो रही है. सो स्पीड इंक्रीज, लेकिन ये इंक्रीज होती जा रही है. सो दिस इज रॉन्ग. यहाँ क्या हो रहा है, स्पीड इंक्रीज हो रही है एंड देन इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, यानी डिसेलरेशन हो रही है, नेगेटिव एक्सेलरेशन. यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू है लेकिन मैं जो बात कर रही हूँ उसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं है. सो दिस इज रॉन्ग. यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पीड इनिशियली डिक्रीज हो रही है और फिर कांस्टेंट हो रही है. दिस इज रॉन्ग क्योंकि स्पीड इनिशियली इंक्रीज होती है एंड देन इट बिकम्स कांस्टेंट. सो दिस इज करेक्ट. यहाँ पे इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन एंड रिजल्टेंट फोर्स दोनों 0 है. सो ऑप्शन सी. Then question number 47. The graph shows how the speed of a car varies during part of a journey. ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ है. What is the acceleration of the car between 6 seconds and 10 seconds? ठीक है, यहाँ पे तो 0 है. 6 और 10 पे मुझे चेक करनी है तो मैं क्या करूँगी, इस लाइन का ग्रेडियंट चेक करूँगी. ये जो लाइन है सो एक ये हो गया एंड यहाँ से इन एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ के अक्रॉस मैंने वाई एक्सिस की वैल्यूज़ चेक करनी है. सो एक ही वैल्यू आ गई एंड द सेकंड वन इज दिस. सो दिस इज माई y2, दिस इज माई y1. इसके अक्रॉस दिस इज x2, दिस इज x1. So gradient यानी acceleration is equals to y2 minus y1 over x2 minus x1. So y2 is 15 and y1 is 10. 15 minus 10 divided by x2 is 10 and x1 is 6. So divide by 10 minus 6 will be 5. 15 minus 10 is 5 and 10 minus 6 is 4. So 5 by 4 is 1.25. तो इसका आंसर आ गया C, which is 1.25 meter per second square.